Hello students, I am your teacher Anu. Welcome in my channel Study and Learn with Anu. Today I am going to teach you the chapter of your history book, class 7th NCERT. Your first chapter, Introduction Tracing Changes Through a Thousand Years. In this chapter you will read about the book, what are the chapters in this book, how many years. इट्स बेसिकली फ्रॉम 700 टू 1750. आप जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो 1000 साल के बारे में इस पूरी की पूरी बुक में पढ़ेंगे. और आपका जो ये वाला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है इस बात का कि आप इस पूरी बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे और रफली कितनी हिस्ट्री है जो आप कवर करेंगे. सो 700 टू 1750 तक का आपका जो है इसमें हम कवर करेंगे पूरी बुक के अंदर. तो ये उसके बारे में इंट्रोडक्शन है. सो लेट्स रीड द चैप्टर. ये आप जो देख रहे हैं इट्स अ मैप. ये एक मैप है जो 1154 CE में, CE का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा आफ्टर द जीसस क्राइस्ट डेथ. तो ये जो है अरबिक ज्योग्राफर थे अल इदरीसी, उन्होंने ये मैप बनाया था. और एक और मैप है जो आप नेक्स्ट अभी पेज है उसमें आप देखोगे तो आप देखोगे कि इन दोनों मैप्स में कितना डिफरेंस है. और क्योंकि इन दोनों मैप्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ अराउंड 600 ईयर्स, 600 साल का डिफरेंस है इन दोनों मैप्स को बनाने में. तो आप देखोगे कि इन दोनों मैप्स में कितना डिफरेंस है कि कैसे इस मैप को बताया गया है. ये जो मैप है ये बनाया अरब ज्योग्राफर अल इदरीसी ने, और इन्होंने जो दिखाया है वो आप देखोगे कि क्या क्या है इसके अंदर. हमारा जो इंडिया है वो कैसे उन्होंने दिखाया हुआ है. एंड द सेकेंड मैप जो है वो 1720 अराउंड बनाया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने. कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, जो मैप्स बनाते हैं. इन दो मैप्स में क्वाइट डिफरेंट है क्योंकि इन अल इदरीसीज मैप साउथ इंडिया वहाँ पर है जहाँ पर हम आज अपना नॉर्थ इंडिया मानते हैं, और श्रीलंका टॉप पर है, जबकि हमारे एक्चुअल मैप में जो अभी इंडिया का है उसमें श्रीलंका कहाँ है, बॉटम में. और इसमें जो प्लेस नेम्स है वो अरबिक लैंग्वेज में मार्क किए हुए हैं. एंड अनदर मैप इज़ हेयर, यू कैन सी कि दिस इज़ द मैप. और ये बहुत हद तक हमारे उसी मैप के जैसा है जो हम आज फॉलो करते हैं. हियर आर सम वेल नोन, यहाँ पर प्लेसेस भी आप देख रहे होंगे कि है नाम कन्नौज, जिसे उत्तर प्रदेश में कन्नौज के नाम से स्पेल किया जाता है. इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है थोड़ी सी. मैप 2 वॉज नियरली 600 ईयर्स, मैंने जैसे आपको बताया मैप 1 के 600 ईयर्स के बाद बना था दूसरा मैप. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट वो बहुत सारी चेंज हुई है. दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर, जैसा आज का कोस्टल एरिया है. और इसमें स्पेशली उन्होंने क्या किया हुआ है, कोस्टल एरिया को ज़्यादा डिटेलिंग दी गई है क्योंकि ये जो मैप है उसे कौन फॉलो करते थे, यूरोपियन सेलर्स. और वो मर्चेंट्स जो होते थे वो क्या करते थे, वो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनमें शिप पे जाया करते थे, बहुत लंबे लंबे ट्रैवल करते थे. वॉयजेस का मतलब होता है शिप से जो ट्रैवल करते हैं, तो उस पर जाया करते थे. इसके लिए इसमें जो सबसे ज़्यादा डिटेलिंग दी गई है वो जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको दी गई है. और इसमें एक और जो इक्वली इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो साइंस ऑफ जो कार्टोग्राफी है डिफर्ड है दोनों पीरियड्स में. जो क्योंकि जो पहले अब क्या होता है कि उस टाइम पे जैसा उनको ठीक लगा होगा वैसा उन्होंने बनाया होगा अल इदरीसी जी ने, और फिर उसके बाद दूसरा जो फ्रेंच कार्टोग्राफर है उन्होंने बनाया. अब जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, इतिहासकार, जो हमारे पूरी की पूरी पीछे की बिल्डिंग्स होती हैं, कॉइन्स होती हैं, इन सब चीज़ों को वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं. और उसके बेस पे ही हम लोगों को पता चलता है उस सभ्यता के बारे में कि उस टाइम पर वहाँ कैसा था. तो जब भी हमारे हिस्टोरियंस किसी डॉक्यूमेंट्स, मैप्स, टेक्स्ट को रीड करते हैं तो वो बहुत सेंसिटिवली, उसे बहुत बारीकी से और बहुत सेंसिटिव होके उस चीज़ को वो ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, कंटेक्स्ट उन चीज़ों का डिफरेंट है, और पास्ट में उसे किस तरह से बताया गया था और वो उसको कैसे कन्वे कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत डिटेलिंग में वो लोग काम करते हैं. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, अगर इस तरह से हम बात करें जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो कैसी हैं, टर्मिनोलॉजीज कैसी हैं,
इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस की जाती है वो टाइम के साथ साथ लैंग्वेज और उसके मीनिंग्स भी बहुत बदल जाते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस में जो इतिहास जो लिखा हुआ है हमारा ना, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी पहले हाथ से, तो वो बहुत अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मेडिवल जो पर्शियन है वो टोटली डिफरेंट है मॉडर्न पर्शियन से। द डिफरेंस यही नहीं है कि ग्रामर और वोकैबुलरी उन्होंने चेंज करी है, इवन जो मीनिंग है, शब्दों का मतलब भी पूरा बदला हुआ है। अगर हम बात करें टर्म हिंदुस्तान की, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, आज के देश में अगर हमें कोई बोले हिंदुस्तान, हमारे लिए वो क्या है, इंडिया, बट पहले ऐसा नहीं था। व्हेन द टर्म वॉज यूज 13th सेंचुरी में, जब मिनहाज ए सिराज एक क्रोनोलॉजिकर था जिसने पर्शियन में लिखा था, उन्होंने क्या बताया हमारे हिंदुस्तान के लिए, उनका क्या कहना था उसके लिए, उनका कहना था ही मेंट द एरियाज, जो एरियाज पंजाब हरियाणा और जो गंगा और यमुना के आसपास के जो लैंड्स थे उनको उन्होंने क्या बोला, जो भी जहाँ पर गंगा और यमुना बहती है वो वाली जो लैंड है उसको उन्होंने बोला, पॉलिटिकली सेंस उन्होंने उसको बोला कि दैट वर अ पार्ट ऑफ, और जो जिसके ऊपर किसका राज था, दिल्ली सल्तनत का। जो दिल्ली सल्तनत के राज में जो एरिया था पंजाब और हरियाणा का, और जहाँ पर गंगा और यमुना बहती है, तो मिनहाज ई सिराज के अकॉर्डिंग वो जगह क्या हुई, हिंदुस्तान हो गई। द एरियाज इंक्लूडेड, और जो एरिया है वो जब सल्तनत थोड़ी एक्सटेंड हुई, उन्होंने किसी और जगह को जब उन्होंने कब्जा किया तो वो भी उसमें ऐड ऑन हो गया, बट द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया उन्होंने उसको कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं किया। और उसी के कंट्रास्ट में हम देखें कि 16 जो सेंचुरी थी, बाबर ने हिंदुस्तान को क्या बोला ज्योग्राफी में, फोना मीन्स एनिमल, और कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट्स, वहाँ के लोगों की क्या सभ्यता है, किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं उस सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने उसको उस तरह से बोला। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर की कहीं बहुत हद तक इस बात को जो सिमिलर किया गया है 14th सेंचुरी के एक पोएट थे बहुत फेमस, अमीर खुसरो जी, उन्होंने बोला हिंद वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल, उन्होंने भी बाबर से रिलेटेड ही बात करी है कि कल्चरल एंटाइटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान जो आज उसका मतलब है वो उस टाइम पर उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं था। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल कि वो टर्म्स बहुत ध्यान से, इतिहासकार इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि जो पास्ट में जो भी लिखा गया है उन्होंने उस बात को किस मीनिंग में बताया और उनके क्या डिफरेंट मीनिंग है। जैसे अगर हम बात करें वर्ड फॉरेनर की, अगर आज हमें कोई बोले कि ही इज़ अ फॉरेनर, तो हम उसे क्या समझेंगे कि ये किसी दूसरी कंट्री से आया, भाई अमेरिका का बंदा है, कनाडा का बंदा है, हमारे लिए वो फॉरेनर है। बट इन मेडिवल पीरियड जो फॉरेनर का मतलब होता था अजनबी, स्ट्रेंजर, जो आपके गांव का नहीं है, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और उस कल्चर का नहीं है, दैट पर्सन इज अजनब, हम उनके लिए फॉरेनर हो गया। हिंदी में उसका मतलब हो गया परदेसी, और इन पर्शियन उसका मतलब हो गया अजनबी। और अगर जैसे एक सिटी ड्वेलर है, कोई शहर में रहता है, तो जंगल वाला उसके लिए क्या हो गया, अजनबी हो गया। बट दो पीसेंट्स जो सेम विलेज में रहते हैं वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, वो उनके लिए चाहे उसकी कास्ट अलग है, रिलीजियस अलग है, वो उसके लिए फॉरेनर नहीं हुआ। हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज, हिस्टोरियंस आपको पता है बहुत सारी चीज़ों को रीड करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, बहुत माइन्यूटली उन पर काम किया जाता है, उसके बाद वो किसी नतीजे पर निकलते हैं कि हाँ ये इस वाली शताब्दी का है, उस टाइम पे ऐसी सभ्यता रही होगी। तो उनकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने गुप्ता डिनेस्टी के बारे में पढ़ा था, हर्षवर्धना के बारे में, एंड इन दिस बुक आप किस बारे में पढ़ोगे, वैसे मैंने आपको बताया रफली 700 to 1750 ईयर, 1000 ईयर का जो पूरा है वो आप हिस्ट्री पढ़ोगे। यू विल नोटिस अब कंटिन्यूटी, आप कुछ ना कुछ आपको पता मतलब मिलेगा ही मिलेगा, जो आपने पिछले साल पढ़ा था उसका आपको कुछ कंटिन्यूशन इस साल भी मिलेगा, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि हाँ भाई ये तो मैंने पढ़ा था और ये उसी से रिलेटेड अभी आया है। एंड आप अभी भी आप इसमें देखेंगे कि जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं स्टिल रिलाई ऑन जो कॉइन्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्किटेक्चर है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं, उनसे उन्हें पता चलता है कि वो पुरानी सभ्यता कैसी थी, वहाँ पर कौन सा राजा था, उसने कितने टाइम वहाँ राज किया, क्या क्या चीज़ें थी, ये इतिहासकार इन सब चीज़ों से पता करते हैं। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो इंक्रीज ड्रामेटिकली इस पीरियड में, जो पेपर का, क्योंकि पेपर बहुत एबिडेंटली मिलने लग गया था, बहुत प्रचुर मात्रा में मिलने लग गया था, तो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने प्रॉपरली लिखना शुरू किया, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे,
तो जिससे इतिहासकारों को उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस टाइम पे जो पेपर है वो बहुत चीप हो गया था। इसमें एक स्टोरी है जो बताई गई है कि 13 सेंचुरी के मिडल में एक स्कॉलर थे, वो चाहते थे कि उन्होंने एक बुक लिखी, वो चाहते थे कि उनकी जो बुक है वो छप जाए, भाई कॉपी उसकी बना लें, बट वो पेपर ही नहीं था इतना। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक कुछ लिखा हुआ पहले पेपर्स थे, उन्होंने उसे वॉश किया, फिर उसको ड्राई करके देन ही राइट इट डाउन हिज बुक ऑन इट। तो उतना आपको पता, मतलब उस टाइम में इतनी स्कार्सिटी रही होगी बुक की कि बेचारे को पेपर की, कि उनको ऐसे करना पड़ा। और फिर उसकी सेंचुरी के बाद, मतलब 100 साल के बाद आज आप देखोगे कि आपको आज क्या देखोगे, उस टाइम पे भी होता ही होगा इस तरह से कि लोगों को खाना भी पैक करके कैसे मिल जाता है, पेपर में। सो पीपल जब बहुत ज़्यादा अबेंडेंटली, जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर मिलने लग गया, तो लोगों ने फिर होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स के साथ किससे किसकी लड़ाई हुई, कौन है वहाँ पर, कौन सा राजा है, कौन से वाले जो एरिया है उसमें ये इनका राज है, दूसरे वाले एरिया में इनका राज है, ये सब बातें लिखनी शुरू हुई। फिर लेटर्स एंड टीचिंग सेंट्स जो वहाँ पर थे बहुत फेमस हुए हैं, कबीरदास जी, मीराबाई, आपको पता है उनके बारे में। तो उनके बारे में जो भी वो टीचिंग्स लोगों को जो पढ़ाते थे वो सब लिखना स्टार्ट हुआ। पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, जो भी जजमेंट पास होता था, जैसे भी उनके जिस तरह से वो राज्य को चलाते थे, वो सब चीज़ें, टैक्स क्या ले रहे हैं, सब अकाउंट्स कैसा है, क्या क्या खर्चे हो रहे हैं डेली के, तो हर एक चीज़ को फिर उन्होंने वो बही खाता जैसे होता है ना बनाना, वो स्टार्ट किया। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बहुत वेल्दी जो लोग थे, वो रूलर्स, मॉनेस्ट्रीज और टेम्पल्स, उनमें कलेक्ट किया जाने लगा। और जो वो जगह जिस पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी जाती थी, उन लाइब्रेरीज को क्या बोलते हैं, आर्चीव्स। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी इनमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी हिस्टोरियंस के लिए, बट डिफ़िकल्ट टू यूज़, क्योंकि वो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि किसी की हैंड राइटिंग, और किसी की हैंड राइटिंग को समझना कितना डिफ़िकल्ट है। आप, मुझे लगता है स्कूल में कभी कभी तो छुट्टी ले ही लेते हैं, हम भी ले लेते थे, आप भी पक्का लेते ही होंगे। तो जब छुट्टी ले लेते हैं और जब फ्रेंड से उसे कॉपी करना पड़ता है, तो वो कितना डिफ़िकल्ट होता है, वैसा ही डिफ़िकल्ट था वो मैन्यूस्क्रिप्ट को उससे समझना कि क्या लिखा हुआ है किसी ने। एंड समटाइम्स इवन आपको अपने फ्रेंड की जब हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है, तो आप गेस कर ले, तो अच्छा इसका मतलब ये है, यहाँ से ये रिलेट कर रहा है, शायद यही होगा। ऐसा ही उस टाइम पे भी होता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, जब नहीं समझ में आया तो थोड़ा बहुत उसको इधर उधर हो गया कि हाँ ऐसा होगा, शायद ऐसे लिखा होगा। तो दी स्मॉल जो डिफरेंसेस थे, वो क्योंकि वो कॉपीज़ की कॉपीज़ हुई, तो सेंचुरीज बार बार जब ऐसा हुआ, तो फिर आप मीनिंग क्या है उस चीज़ का, वो बहुत हद तक वो डिफ़र भी हो जाता है। तो उस बारे में बताया गया कि वो हिस्टोरियंस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उस हैंड राइटिंग को समझना और उसको किसने कॉपी किया है, वो उन सबको कैसे, वो बहुत, उस चीज़ को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब भी जो हमारे इतिहासकार हैं, वो जब भी हमारे पास्ट को देखते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, तो अब है ही नहीं। वी आर टोटली डिपेंडेंट की जो कॉपीज़ बनी है उसकी। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। वो जैसे किसी ने कॉपी किया, फिर दूसरे ने भी उसका कॉपी किया, तीसरे ने भी किया, तो वो उसी चीज़ के कॉपी जो है वो 4-5 लोगों की रेफर करते हैं, ताकि उनको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में उसके आसपास। ऑन ओकेजन्स ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। और क्या होता था, जो ऑथर्स थे, जो लिखते थे, वो भी कई बार अपने लिखी हुई कोई उनकी बुक है, कोई भी क्रॉनिकल है, तो वो उसको खुद भी रिवाइज करते थे। द 14th सेंचुरी के क्रॉनिकल थे ज़ियाउद्दीन बरानी। उन्होंने सबसे पहला अपना जो क्रॉनिकल लिखा 1356 में लिखा, और दूसरा लिखा 2 साल के बाद। लेकिन द टू डिफर, वो दोनों ही बुक्स, जो उनका खुद का ही क्रॉनिकल था, वो आपस में बहुत ही डिफरेंट था। एंड बट हिस्टोरियंस को पता ही नहीं था, जो फर्स्ट वर्जन जो 1356 में लिखा गया था, उसके बारे में जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको पता ही नहीं था अंटिल कब तक, 1960s तक, क्योंकि वो लार्ज जो लाइब्रेरी कलेक्शन जहाँ सब कुछ रखा जाता है, वो वहाँ पर खो गया। आप कह दो कि वहाँ इतनी सारी बुक्स होती हैं, उसी में ही वो खो गया, तो उनको खुद ही नहीं पता था। बहुत टाइम बाद ये 1960s में उन्हें पता चला कि उनका पहला क्रॉनिकल ये था, और सेकंड जो उन्होंने 2 साल के बाद लिखा था। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। द स्टडी आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें हम 700 to 1750 के बारे में पढ़ रहे हैं कि इस पूरे 1000 years आप इस पूरी बुक में कवर करेंगे।
इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे हिस्टोरियंस लार्जली बिकॉज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी इस टाइम पर, और बहुत सारे डिफरेंट मोमेंट्स थे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ थी। जैसे आपको पता ही है कि पर्शियन व्हील जो ये आप नीचे देख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट पर्शियन व्हील इज़। तो इस टाइम पे इसका व्हील जो बनी स्पिनिंग, फिर उससे हमारा स्पिनिंग होना बहुत आसान हो गया, जो फायर आर्म्स इन कॉम्बैट ये सब बनना शुरू हुआ, न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। तो क्या हुआ, ट्रेडिंग होना शुरू हुआ, धीरे धीरे लोग आए हमारे कंट्री में, हम दूसरे लोगों की कंट्री में गए, तो नई नई चीज़ें लोगों ने खाई, नई नई चीज़ें पी लोगों ने, जैसे कॉफ़ी टी इंट्रोड्यूस हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों जो नई नई आनी शुरू हुई और बहुत सारे नई नई पैदावार होनी शुरू हुई, नए जैसे कॉर्न है, चिलीज़ हैं, वो लोगों ने पोटैटोज़ उगाना शुरू किया। तो बहुत सारी इनोवेशंस इस टाइम में हुई हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ क्रॉप जो लोगों के साथ आए, और अपने जब लोग यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आए तो अपने साथ बहुत सारे आइडियाज़ लाए, जिससे इस टाइम में 1000 ईयर में बहुत सारे चेंजेस हुए। तो आप चैप्टर 5 में इसमें पढ़ोगे कि क्या इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस इस जो 1000 ईयर्स का हमारी है हिस्ट्री, उसमें क्या क्या हुए। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है आना जाना, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इधर से उधर जाने लगे इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि उन्हें नया काम मिले, नई चीज़ें मिलें। द सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी वेल्थ एंड पॉसिबिलिटीज़ लोगों के लिए, उनका नया भाग्य बनाने के लिए कि पैसा आएगा, ट्रेडिंग करेंगे अच्छे से। वन ग्रुप ऑफ पीपल जो सबसे ज़्यादा इसमें फेमस हुए, दीज वर राजा पुत्रा। इसका जो डिराइव ये जो वर्ड है राजपूत, ये लिया गया राजा पुत्रा से, जिसका मतलब होता है राजा का बेटा, सन ऑफ अ रूलर। बिटवीन द 8th एंड जो 14th सेंचुरी है, इस टर्म को जनरली लिया गया वॉरियर्स के लिए, क्योंकि राजपूत आर फेमस फॉर देयर ब्रेवनेस, ब्रेवरी के लिए, लॉयल्टी के लिए ये लोग बहुत फेमस होते हैं। तो क्षत्रिय जो कास्ट का होता था उनको बोलते थे क्या, कि वो ज़्यादातर राजपूत की इस तरह के वो लोग होते हैं। द टर्म इंक्लूडेड, इसका ये नहीं कि रूलर्स और शिफ्टियंस को, बट सोल्जर्स और कमांडर्स, इनको भी बोलते थे। आर्मीज में जो डिफरेंट मोनार्क्स को करते थे सब कॉन्टिनेंट में, उनके लिए भी ये वर्ड राजपूत यूज़ होता था। शिवरलिक कोड, जैसे मैंने आपको बताया, बहादुरी के लिए जाने जाते थे, और बहुत सारे पोइट्स हैं जिन्होंने इनकी बहादुरी के लिए बहुत अच्छी अच्छी पोम्स और जो बुक्स हैं, स्टोरीज़ हैं, वो लिखी हैं। अदर ग्रुप्स जो थे वो मराठा, सिख्स, जट, अहम, कायस्थ, ये सब हुए, जो बहुत पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट उस वक्त पर जो ग्रुप थे वो बहुत फेमस हुए। थ्रू आउट दिस पीरियड हमने ये भी देखा कि जो फॉरेस्ट है वो उनको बहुत ज़्यादा कटिंग करना शुरू करा, उनको एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए वहाँ पर फॉरेस्ट काटने शुरू करे गए। उससे क्या हुआ कि जो लोग जंगलों के अंदर रहते थे, जो कास्ट और ट्राइब्स वगैरह, उनको वहाँ से हटा के माइग्रेट होना पड़ा उन्हें वहाँ से, क्योंकि वो सब जगह जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी, सब चीज़ें हो रही थी, तो उनके लिए फिर आपको लैंड भी चाहिए कि आप उस पर एग्रीकल्चर करो, तो उसके लिए उन लोगों को वहाँ से मूव करा के उस लैंड को खाली कराया गया एग्रीकल्चर के लिए। इससे क्या हुआ, नया पीसेंट का ग्रुप धीरे धीरे बनना शुरू हुआ, जो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए रीजनल मार्केट से, शिफ्टियंस, प्रीट्स, मोनेस्ट्री और टेम्पल्स। वो एक बहुत लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन गई, जहाँ पर अब क्या हुआ, जब धीरे धीरे एक तरह की सोसाइटी बन रही है, शिफ्टियंस हैं जो आपका टेक केयर कर रहे हैं, सैनिक वगैरह है, पूरी लार्ज आर्मीज वगैरह हैं, तो अब राजा को उन सबको चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो फिर क्या हुआ, लोगों पर धीरे धीरे टैक्स लगना शुरू हुआ। तो उसमें क्या होता था कि एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस आना शुरू हुआ। जो सम जो पोजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड, जिनके पास अच्छा पैसा है, लैंड है, अदर्स कुछ लोग कैटल रखते थे, कुछ लोगों ने आर्टिजनल वर्क और एग्रीकल्चर, जैसे जब सीजन नहीं है तो वो आर्टिजनल वर्क कर लेते थे, हाथ का काम जिसे बोलते हैं ना, और जब सीजन होता था तो उस वक्त खेती बाड़ी कर लेते थे। इस तरह से करके लोग अपना अपना काम करने लगे। एज सोसाइटी, जब सोसाइटी में डिफ्रेंशिएटेड होने लगा तो जाति और सबकास्ट जो है रैंक वो बनने शुरू हो गए। तो ये जाति और जो सबकास्ट थी, जैसे उसमें क्या होता था कि रैंक्स परमानेंटली कोई फिक्स्ड नहीं था, ये डिपेंड करता था किसके पास कितनी पावर है और कितना कंट्रोल है, उस जो वो जाति के लोग हैं उनका कितना कंट्रोल है उस जगह पे। तो स्टेटस ऑफ जाति वो उस चीज़ पे, एरिया टू एरिया, और कितना कंट्रोल है जाति, वो कितने उसके लोग हैं, इस पे बहुत फ़र्क पड़ता था। जाति फ्रेम्स देयर ओन, जाति अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी
और उनको मैनेज कराने के लिए कि वो उसी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को माने, उनके लिए एल्डर्स होते थे जो पंचायत करते थे, जिसमें ये देखा जाता था कि वो लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। लेकिन जैसे जो शिफ्टियंस उस गाँव को जो वो देखते थे, उनको चलाते थे, उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जो जाति के लोगों को मानने होते थे, और इस तरह से करके वो एक स्मॉल यूनिट, एक स्टेट बनाते थे। रीजन एंड एम्पायर, लार्ज स्टेट्स आपको जैसे पता है, चोलाज आप पढ़ोगे चैप्टर 2 में, तुगलक्स हैं, मुगल्स हैं, जो आप धीरे धीरे अपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, तो उसमें भी बहुत सारे रीजन हैं जिनमें आप आगे आपको पता चलेगा। उसमें एक वर्ड है संस्कृत, प्रश्चित। इसमें इसका मतलब होता है, प्रश्चित का मतलब होता है प्रशस्ति, सॉरी नॉट प्रशस्ति। इट मीन्स कि उस तारीफ करनी, तारीफ किसकी? भगवान, वैसे तो भगवान का जो बोलते हैं ना, उनकी तारीफ करनी, प्रेजिंग, उसको बोलते हैं प्रशस्ति जो है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, प्रेज। दिल्ली सल्तनत के गियाजुद्दीन बालबान थे, उनको उन जैसे लिखवाते ही थे ये लोग, जितने बड़े बड़े होते थे ना राजा लोग, इनके उसमें जब बाद में पेपर जब बहुत फेमस हो गया तो उनके रहते थे इस कवि, कोई लेखक जो लिखते थे उनके बारे में। तो जो उनके बारे में लिखा गया है वो थोड़ा बहुत फिर एग्जिजरेट भी कर देते थे चीज़ों को। तो उन्होंने बोला कि उनका जो राज्य था वो बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट, ये साउथ इंडिया का सारा जो एरिया है वो उनके अंडर में था। गौडा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, ये सब। और ऐसा माना जाता है कि जब भी उनकी जो सेना है वो किसी के आगे जाके खड़ी होती थी किसी से भी लड़ाई के लिए, तो जो सामने वाली सेना होती थी वो उनसे डर के भाग जाती थी। तो हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि इन चीज़ों को जो क्योंकि लिखवाया गया है वो थोड़ा एग्जरेटेड भी है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी बताया गया है कि इतना भी नहीं होता होगा। एट द सेम टाइम वो रूलर्स को केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल, वो बताते थे कि हाँ हमारा इतना कंट्रोल है, तो उतना होता नहीं था जितना वो उन चीज़ों को बताया करते थे, डिफरेंट की बहुत ज़्यादा एग्जरेट भी करते थे। अब आप इसमें देखेंगे कि 1380 के, जैसे मैंने बताया आपको, अमीर खुसरो जी बहुत फेमस पोएट थे, उन्होंने बताया कि कितनी अलग अलग जो लैंग्वेजेस थी वो बता रहे हैं कि वहाँ पे इंडिया में थी। लेकिन उन्होंने बोला कि संस्कृत किसी रीजन की लैंग्वेज नहीं थी, क्योंकि वो ज़्यादातर बिलोंग्स टू ब्राह्मण्स क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड और वही थे जो संस्कृत के नॉलेजेबल उनमें आते थे। बाय 700 मैनी रीजन्स, आप जो डिस्टिंक्ट जो उसका जोग्राफिकल डायमेंशंस में अगर देखा जाए तो उनकी अलग लैंग्वेज का जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स वो अलग अलग सब दिखाई देती थी। ये आप ज़्यादातर पढ़ोगे इसके बारे में, आप चैप्टर 7 में यू विल कम टू नो कि कैसे कैसे कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज का ज़्यादा बोलबाला था। और दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड, जो कौन सा रूलर है, कौन सी डिनेस्टी है, ये भी बहुत डिपेंड करता था कि किस डिनेस्टी में कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा मिला था। ओकेजनली डिनेस्टीज लाइक द चोला, खिलजीज, तुगलक्स, मुगल्स, ये पैन रीजनल थे एंड स्पैनिंग डाइवर्स इनका रीजन था। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली, इनमें से सारी तो उतनी सक्सेसफुल और स्टेबल नहीं थी, लेकिन जो भी आते थे तो फिर वो भी फ़र्क था कि उनकी अपनी लैंग्वेज प्लस जो वहाँ बोल रहे हैं उनकी लैंग्वेज, तो वो सब मिक्स हो जाता था। व्हेन द मुगल एम्पायर, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन करा 18th सेंचुरी में, आपको पता है उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए थे, इट लेड टू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल जो रूलर थे उन्होंने ऑल्टर कर दिया कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स, उसको थोड़ा चेंज करा। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट रीजन्स वर लेफ्ट विद द लेगेसी ऑफ द बिग और स्मॉल स्टेट्स में बन गए जिनके ऊपर रूल करते थे। दिस वॉज अपेरेंट कि कितनी क्या इमरजेंस कौन सा किस में मिला है, कैसे है, शेयर ट्रेडिशंस। इससे क्या होता था, इन द रैम्स ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलीट कल्चर एंड लैंग्वेज। तो उसमें क्या है कि मिक्स होती थी लैंग्वेज वगैरह। आप जितने जब रीजन दूसरे रीजन से मिलेगा तो आपको एक नई लैंग्वेज, नए कल्चर के बारे में पता चलेगा। आप लोगों को देखोगे कि अरे इनके यहाँ तो ऐसा होता है, तो वो सब चीज़ों का भी बहुत मिक्स होने लग गई। थ्रू द 1000 years बिटवीन 700 to 1750 कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन्स, कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई एक अलग जो कोई एक कल्चर है कुछ है वो अलग ही कोई आइसोलेट ग्रो हो रहा है, अकेले में ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग मिलके एक साथ रहते थे और हर कल्चर एक साथ ही ग्रो होता था। और जैसे आज भी आप देखते हो हमारे इंडिया में ऐसा ही है कि अनेकता में एकता है और हम लोग एक साथ मिलके
सब धर्म के लोग कितने अच्छे से रहते हैं। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री हम जो एक्सप्लोर करेंगे इस अपनी बुक के अंदर, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स रिलीजियस भी हुए। पीपल जो थे डिवाइन वो समटाइम्स कई बार बहुत डीपली जाते थे, भगवान किसी को मान रहे हैं, बट मोर यूजुअली वो कलेक्टिव होता था। कलेक्टिव एक ग्रुप ऑफ पीपल जिस तरफ चल रहे तो उस तरफ दूसरे लोग भी उन्हीं को मानना शुरू कर देते थे। एंड एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्टर्ड, तो क्या होता था जैसे वो किसी एक भगवान को मान रहे हैं या किसी एक साधु कोई है जिनको वो सेंट को मान रहे हैं, फिर वो दूसरी तरफ हो गए तो फिर थोड़े से लोग उस तरफ हो जाते थे। तो कलेक्टिव लोगों पे बहुत डिपेंड करता था कि वो किस भगवान को या किसको वो फॉलो कर रहे हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड की इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए जो आज का हिंदुइज्म है उससे। दीज इंक्लूडेड जो नए नए डिएटीज़ हैं, नए नए भगवान की लोग पूजा करने लग गए, कंस्ट्रक्शन टेम्पल्स बनने लग गए, रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पॉर्ट। ब्राह्मण्स जो थे, क्योंकि संस्कृत जैसे मैंने आपको बताया वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नॉलेजेबल थे, तो वो एक डोमिनेंट ग्रुप था। क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे उनको माना जाता था कि बहुत वाइज और इंटेलिजेंट, तो उसमें आते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान दिया जाता था। दे नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, उसमें वो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी सोसाइटी में। दे डोमिनेंट जो पोजीशन है उनको कंसोलिडेट कौन करते थे? पैट्रॉन्स। पैट्रॉन्स कौन होते हैं? जो राजा लोग होते हैं, वो जैसे उनको क्या देते थे? बहुत ही ज़्यादा पैसा देना उनको अच्छे से, कि वो अपने वेल्दी, क्योंकि वो सपोर्ट करते थे इस तरह से उन ब्राह्मण्स को, जो जितने भी वेल्दी पीपल हैं और राजा लोग हैं। वन ऑफ द जो मेजर डेवलपमेंट्स इस पीरियड की वो थी आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति बहुत वो हुआ, भक्ति पीरियड। लविंग पर्सनल, आप जो जिस भगवान को मानते हैं बिल्कुल उसमें रम जाना ना, वो वाली भक्ति। जैसे मीराबाई की कृष्ण जी से आपको सबको पता ही है कि वो कितनी बड़ी उनकी भक्त थी। तो ये सब चीज़ें आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, जब आपको ये भक्ति जो इसका चैप्टर है उसमें आपको इन लोगों के बारे में आप जानोगे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड जब नए रिलीजन अपीयर्ड हुए सब कॉन्टिनेंट में। मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स जो इंडिया में आए वो अपने साथ क्या लेके आए? टीचिंग्स ऑफ होली कुरान 7th सेंचुरी में आए। आपको पता होगा कि जो कुरान है वो मुसलमान जो हैं हमारे, उनकी बहुत ही पवित्र जिसे बोलते हैं ना बुक, जैसे हम लोग रामायण महाभारत हिंदू लोग उसको फॉलो करते हैं, ऐसे ही ये लोग किसको फॉलो करते हैं? कुरान को। तो मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान उनकी होली बुक है और उसकी सुवेरेनिटी क्या मानते हैं? कि वन गॉड, एक अल्लाह है और उसी में सब विश्वास रखते हैं। और ऐसा मानते हैं कि अगर हम उसको अच्छे से लव मर्सी, और अगर भगवान आप एक ही अल्लाह को मानो तो उनका प्यार, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है और बहुत वो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और जो अल्लाह हैं वो आप में कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। आप कोई भी छोटे हो, मतलब आप गरीब हो अमीर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, आपके ऊपर वैसी उनकी ब्लेसिंग्स आएंगी। मैनी रूलर्स वर पेट्रॉन, बहुत सारे रूलर्स हैं जिन्होंने इस्लाम को पेट्रॉन किया, उनको पैसे से करके वो अच्छे से उसको बढ़ाया। एंड द उलामा लर्न जिसकी जूरिस्ट एंड थियोलॉजी, एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम जो था इंटरप्रेट किया गया, वैरायटी ऑफ वेज में उसको इंटरप्रेट किया गया इस्लाम को। आपको पता नहीं, मतलब जितना छोटे बच्चे हो, खैर आप तो, इसमें क्या होता है बेटा, मुस्लिम्स जो होते हैं उनमें शिया और सुन्नी 2 तरह के होते हैं। तो जो शिया मुस्लिम्स होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो मोहम्मद है, प्रोफेट मोहम्मद, वो सन इन लॉ किसके हैं? अली के, और वही लेजिटिमेटली मतलब वही मेन लीडर हैं। तो शिया लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, पूजा नहीं मतलब उनको मानते हैं। और जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो मानते हैं कि जो अर्ली लीडर्स जो थे वो मानते हैं कि सुन्नी मुस्लिम खलीफाज, इस कम्युनिटी को वो उस सक्सीडिंग खलीफाज उसको मानते हैं कि वो हैं उसके मेन। तो इस तरह से क्या है, इन दोनों सुन्नी और जो शिया, इन दोनों की डिफरेंट सोच है और ये दोनों इस तरह से अपने उसको फॉलो करते हैं धर्म को। Thinking about time and historical periods, historians do not see time just, जो historians हैं हमारे इतिहासकार हैं वो ऐसे नहीं देखते टाइम बस बीत गया, हाँ, वो एक एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि इस टाइम में ये चेंज हुआ, इस टाइम में ऐसा चेंज हुआ, ये नई सभ्यता आई, इसमें ये नई चीज़ आई है, ये भक्ति पीरियड है, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड समवॉट ईजियर, जब आप उसको डिवाइड कर देते हो सेगमेंट में,
कि ये पास्ट है, ये मेडिवल पीरियड है, इस तरह से आपको उसको समझने में ईजी हो जाता है। इन द मिडल ऑफ जो 19th सेंचुरी थी, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 3 तरह से डिवाइड किया इसको, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। वो ऐसा मानते थे कि हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 में डिवाइड करी। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया कि उस टाइम पे जो रूलर्स हैं उनका क्या धर्म था, एंड ओनली उसी में, और क्या इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज है वो उसमें कोई मेंशन नहीं था उसके बारे में, एंड क्या उस वक्त सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर के, वो उतना उसका कोई फ़र्क नहीं था। सच अ डिवीजन, ये पूरा डाइवर्सिटी जो हमारे देश की है, इतना वो है सब कॉन्टिनेंट की, जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने उसको डिवाइड किया। कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसका जो उसको देखा, मोस्ट लुक द टू इकोनॉमिक सोशल फैक्टर्स क्या हैं, मेजर एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट मोमेंट्स जो पास्ट के हैं उसको। जो हिस्ट्री है यू रेड लास्ट ईयर, जो आपने पिछले साल पढ़ी थी, वाइड रेंज ऑफ उसमें अर्ली सोसाइटीज़ थी, जैसे हंटर गैदरर्स थे पहले, वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने की तलाश में। अर्ली फार्मर्स हुए, फिर पीपल जो थे वो लोगों ने एक सेटल लाइफ बनानी शुरू करी, वो टाउन्स और विलेजेस में रहे। अर्ली एम्पायर्स और किंगडम्स थे। तो हिस्ट्रीज में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे जो इस तरह की थी। फिर जो मेडिवल जो आप इस साल पढ़ रहे हो उसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से स्प्रेड ऑफ पीस एंड सोसाइटी हुई, रीजनल और इम्पीरियल स्टेट्स बने, और पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल किस तरह से इधर उधर उनको भी जाना हुआ, और किस तरह से वो उन लोगों का कैसे लाइफ थी, और हिंदुइज़्म, इस्लाम, ये सब जो मेजर रिलीजन थे ये किस तरह से धीरे धीरे बढ़े, यूरोपियन कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ट्रेडिंग के लिए, और फिर कैसे उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर पूरा अपना कब्जा कर लिया। ये 1000 ईयर्स जो हिस्ट्री है इसमें बहुत सारे कंसिडरेबल चेंज हुए हैं जो आप आगे पढ़ोगे इस बुक में। आफ्टर ऑल जो 16th 18th सेंचुरी वो बहुत डिफरेंट थी 8th और 11th सेंचुरी से। देयरफॉर इसमें सारा इंटायर पीरियड जो मेडिवल है आप पढ़ोगे, इसके अंदर क्या क्या हुआ। मॉडर्निटी कैरीज विद इट सेंस ऑफ मटेरियल जो प्रोग्रेस होती है उसके बारे में, एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। ये दिस सीम्स टू सजेस्ट कि मेडिवल पीरियड कहाँ पे लैक हुआ in any change whatsoever, but of course we know this was not the case। ये ऐसा हम मानते हैं कि ऐसा कुछ केस नहीं है। ड्यूरिंग दिस इस पूरे 1000 जो साल की जो हिस्ट्री हम इस पूरी बुक में पढ़ेंगे, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं सब कॉन्टिनेंट की जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई। इकोनॉमिक्स बहुत सारे चेंजेस हुए, इकोनॉमिक्स हैं, कल्चरल चेंजेस हैं, सेवरल रीजन बहुत प्रॉस्पेरिटी आई कुछ रीजन्स में, और उसी प्रॉस्पेरिटी के कारण ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में अट्रैक्ट होके आए। और फिर आप देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर चेंजेस हुए, और आप ये कंपेयर भी करेंगे कि लास्ट ईयर जो आपने अपनी बुक पढ़ी थी उससे इस वाली बुक में कौन कौन से चेंजेस। होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ इट इज़ येस, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। So see you soon in the next video. Thank you.